24% ब्याज भर रहा हूँ मैं। एक काम है तेरा पूरे दिन भर में कि तू पढ़ाई करे, तुझसे वो भी नहीं होती है। अरे इंस्टीट्यूट का पेपर तक तो क्लियर नहीं कर पाया, आईआईटी तो क्या खाक करेगा? Of Kota, another student has died by suicide. ये भारत के उन लाखों स्टूडेंट्स के चेहरे हैं जिन्हें हम भारत का भविष्य कहते हैं, लेकिन एक डरावना सच ये भी है कि हम इस भविष्य को लगातार खोते जा रहे हैं। Residing in the hostel located in Kota for the last 1 year. 10:30 बजे करीब उसने कहा कि मैं लेट कटिंग करवाया था, तो कटिंग करवाने चला गया और इसने पीछे से बंदा कमरे में लगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो NCRB या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उन्होंने अपनी एक स्टडी में पब्लिश कि पिछले साल भारत के अंदर 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सुसाइड किया। यानी हर दिन 35 स्टूडेंट है वो सुसाइड कर रहे हैं और हर 42 मिनट के अंदर 1 या 2 स्टूडेंट है वो सुसाइड कर रहे हैं। मतलब जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तब भारत के 2 से 3 फैमिलीज हैं वो अपने बच्चे को खो चुके होंगे। A second-year BTech student has in fact been found dead. This particular student was found hanging in the Kaveri hostel of the IIT campus. IIT के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। Student suicide case from IIT Bombay. हमारे देश की मीडिया और सोसाइटी हमें बड़ा ही एक आसान सा जवाब देती है। अगर कोई स्टूडेंट सुसाइड करता है तो वो सिर्फ इतना कहती है कि बच्चा पढ़ाई के अंदर कमज़ोर होगा या एग्ज़ाम में फेल। लेकिन क्या ये पूरा सच है? या मैं कहूँ कि ये आधा सच भी नहीं है, क्योंकि असल में ये एक प्री प्लान स्टोरी है जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी डीप डाइव की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी की फेलियर की वजह से बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं, वो भी अपनी उस एज के अंदर जिस एज को हम कहते हैं कि ये बच्चे की सबसे क्रिएटिव और एक खुशी की एज होती है, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इंजॉय करता है। लेकिन अब रियलिटी देखिए, बच्चा इस एज के अंदर भी जब वो 10-12 साल का है वो सुसाइड जैसे थॉट ला रहा है। और आपको मैं एक डेटा बताऊं, WHO के अनुसार कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो पहली बार में सफल नहीं होता, वो उससे पहले 10 या 20 बार वो अटेम्प्ट करता है। जैसे कि उसने प्रयास किया सुसाइड करने का, लेकिन उसके अंदर पहली बार में इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो अपनी जान दे बैठे, तो वो ऐसे कई बार प्रयास करता है और तकरीबन 15 से 20 बार अटेम्प्ट करने के बाद वो एक बार सफल होता है और वो सुसाइड कर लेता है। सोच के देखिए उस स्टूडेंट के, उस बच्चे के अंदर कितना डिप्रेशन होगा, कितनी एंजाइटी होगी, कितना सोशल दबाव होगा कि वो बच्चा आज सुसाइड का कदम उठा रहा है। टिकट बना हुआ 9 तारीख को घर जा रहे हैं। पूछे कोई दिक्कत भी है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा भी था इसके पास। देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये असल में हमारी सोच से और भी ज़्यादा गहरी है। इसको समझने से पहले हमें उस सिस्टम को समझना होगा जो इन सारे स्टूडेंट्स को ऐसे एक डेंजरस पॉइंट पे लाके खड़ा करता है जहाँ सिर्फ अंधेरा है और पीछे का कोई रास्ता भी नहीं है। देखिए इन सारी चीज़ को हम कई पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पहला, द ग्रेट इंडियन रेट रेस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए अंधाधुंध दौड़ना। देखिए भारत के अंदर सफलता का मतलब क्या है? ज़्यादातर फैमिलीज के लिए सिर्फ 2 आंसर होंगे, पहला डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर। और ये तभी से डिसाइड हो जाता है जब आपका जन्म होता है। अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी कोई डॉक्टर या इंजीनियर है, जब आपका जन्म होता है तभी से डिसाइड हो जाता है कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। देखिए डॉक्टर बनने के लिए आपको नेट क्लियर करना पड़ता है, और अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपको जी एडवांस क्लियर करना होगा। तो जब आप 8th या 9th क्लास में होते हो तभी से आपकी इसकी तैयारी शुरू कर दी जाती है, यानी आप तभी से प्रिपरेशन करते हो किस चीज़ की। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप नीट की तैयारी करोगे, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप जी एडवांस की तैयारी करोगे। और इसी सोच ने देश की सबसे बड़ी जो ब्लाइंड रेस है यानी अंधों की दौड़ है उसको शुरू की है। चलिए थोड़ी मैथ समझते हैं। नीट यानी MBBS के लिए हर साल 24 लाख यानी 24 लाख स्टूडेंट है वो एग्जाम देते हैं, पर असल में नीट की सीटें कितनी है? 1,10,000। मतलब सक्सेस रेट है वो सिर्फ 5% या उससे भी कम। और इसी तरह अगर आप जी एडवांस करते हो IIT के लिए तो हर साल लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स हैं वो प्रीमियम्स एग्जाम देते हैं, और उनमें से IIT की सीटें कितनी है? सिर्फ 17,000। मतलब इसके अंदर सक्सेस रेट है वो सिर्फ 1% है। देखिए ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि ये जो एग्जाम है ये वर्ल्ड के सबसे हार्ड कॉम्पिटिशन्स में से एक है। मतलब हम अपने बच्चों को एक ऐसी रेस के अंदर दौड़ा रहे हैं जिसमें 99% तो हार पहले से ही कन्फर्म हो गई है। इस रेस का सेंटर है कोटा, जिसे इंडिया की कैपिटल एजुकेशन कहा जाता है। देखिए मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। 17 साल की कृति त्रिपाठी कोटा के अंदर जी एडवांस की प्रिपरेशन करती है, लेकिन उसकी डायरी से पता चलता है कि वो एस्ट्रोफिजिक्स और उसको लिखने के अंदर इंटरेस्ट था। उसको साइंस पढ़ना नहीं था, बल्कि वो अपनी फैमिली
और सोसाइटी की प्रेशर की वजह से वो कोटा आती है जी एडवांस की तैयारी करने के लिए। कृति ने 5 पेजेस का एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें था कि डोंट ब्लेम माई पेरेंट्स, दे ऑलवेज लव मी। लेकिन उसी सुसाइड नोट में उसने सोसाइटी को और अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ब्लेम किया था, जिसने उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पे भेज दिया जहाँ पे वो हर रोज घुट रही थी। देखिए, जब कोई स्टूडेंट है वो इस सिस्टम के जाल के अंदर फंस जाता है जहाँ पे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो होपलेस का शिकार हो जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी लाइफ का जो कंट्रोल है वो उसके हाथ में नहीं है। एक्सपर्ट इसे टनल विजन कहते हैं, जिसका मतलब है कि कोई स्टूडेंट एग्जाम हॉल के बाहर कोई और दूसरा ऑप्शन अपने जो करियर के लिए वो कभी फाइंड ही नहीं कर पाता, कभी खोज ही नहीं पाता, और उसके लिए वो परीक्षा है वो डू और डाई की कंडीशन बन जाती है। और अगर आपको लगता है कि जो सुसाइड का मैटर है ये सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर की वजह से हो रहा है, तो आप गलत हैं। असल में हमारे जो कॉलेजेस और जो स्कूल्स है उनका जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा टॉक्सिक हो जाता है जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल होता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आरवे मल्होत्रा जो फरीदाबाद से थे, 13 साल के आरवे एक बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ते थे, पर वहाँ पे उसको डेली बुली किया जाता था। बुली का मतलब है कि उसको तंग करना किसी भी चीज़ के लिए। तो जब उसको ऐसा तंग किया जाता था तो वो अपनी माँ से कहता है, और उसकी जो मदर है, तो मैनेजमेंट स्टाफ है, उससे उसकी कंप्लेन करती है। और जब स्कूल मैनेजमेंट उस कंप्लेन को इग्नोर करता है और काफ़ी टाइम तक कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो अंत में आरवे है वो एक सुसाइड कर लेता है। अब ये केस दिखाता है कि भारत के अंदर जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनके अंदर जो एंटी बुलिंग जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो या तो सिर्फ कागजों में है या उसको लागू करने वाला कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं है। और इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, दर्शन सोलंकी, IIT बॉम्बे। ये जो स्टोरी है ये हमारे समाज के सबसे कड़वे सच को दिखाती है। अब दर्शन सोलंकी वो एक दलित परिवार से थे, तो मतलब सीधी सी बात, उनके पास उस एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो मेहनत करते हैं और IIT बॉम्बे में अपना एडमिशन लेते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जो दर्शन है वो हॉस्टल से कूद के अपनी जान दे देते हैं। तो उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने सीधा एलिगेशंस लगाया कि जो दर्शन के साथ और स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार उसकी कास्ट को लेके टोंट किया, और साथ ही साथ उसको अलग थलग आइसोलेट भी किया गया, जिससे तंग आकर दर्शन ने सुसाइड किया। अब इस केस के अंदर भी SIT की जो इन्वेस्टिगेशन है और उसके अंदर भी उन्होंने इस हरेसमेंट के एंगल को कंफर्म किया। अब ये इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि जो हमारे भारत देश के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर भी कास्ट डिटर्मिनेशन जो बुली है इन चीज़ों से बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जबकि उसकी कास्ट और उसके बैकग्राउंड को लेके उस स्टूडेंट को टारगेट किया जाता है। तो ये उसके सेल्फ एस्टीम पे एक डायरेक्ट हमला है। मतलब ये चीज़ें उस स्टूडेंट को इस सिस्टम से बिल्कुल अलग रखती है, यानी एक आइसोलेटेड करके रखती है, जिससे वो अकेलापन महसूस करता है। मतलब अकेलापन और एकांत दोनों अलग चीजें हैं। एकांत में तो अकेला रह के भी आपके मन में स्थिरता होती है, शांति होती है, पर अकेलापन में आप अकेले हो जाते हो और आपके मन के अंदर एक तूफान सा चल रहा होता है। और उसका अंत क्या होता है, जो दर्शन ने किया। और इन सबके ऊपर एक सिस्टम फेल है, जो अपनी छोटी सी लापरवाही से एक जहाँ पे मदद करनी चाहिए उसको, वहाँ पे अगर सही वक्त पे नहीं पहुँचता है, इसके कारण कई स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ऐश्वर्या रेड्डी जो तेलंगाना से थी पर दिल्ली के अल अज़हर कॉलेज से अपनी स्टडी कर रही थी। अब जो ऐश्वर्या रेड्डी है वो शुरुआत से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। तो उनके पिता एक मैकेनिक थे, वो अपना घर गिरवी रखते हैं ताकि ऐश्वर्या है वो दिल्ली की हाई कॉलेजेस में पढ़ सके। जब कोरोना का टाइम आता है तो लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऐश्वर्या को एक सेकंड हैंड लैपटॉप की जरूरत थी, जिसकी कीमत मात्र 15,000 रुपये थी। उन 15,000 के लैपटॉप को पाने के लिए ऐश्वर्या क्या करती है कि 50,000 रुपये की एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती है, लेकिन काफ़ी महीनों तक भी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो ऐश्वर्या है वो सुसाइड कर लेती है। और वो अपने सुसाइड नोट में ये लिखती है कि वो अपने परिवार पे काफ़ी बोझ बन चुकी थी। अब साइकोलॉजी के अंदर इस मेंटल कंडीशन को परसीव बर्डन्समेंशन कहा जाता है, मतलब शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक इतना बोझ होना जिसे आप सुसाइड कर लेते हो। तो अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो एक बच्चे को ऐसा लगने लगे कि वो अपने परिवार की मदद करने के बजाय अपने परिवार पे बोझ बनता जा रहा है, तो उसको एक गिल्ट महसूस होती है। और ये गिल्ट इतनी बड़ी हो जाती है जिससे वो स्टूडेंट है वो थक हार के एक सुसाइड का फैसला करता है। और यही हुआ था सेम ऐश्वर्या के साथ। तो जब मैंने इस पूरे चीज़ पे स्टडी की तब मेरे को ऐसे कई रीज़न भी मिले जिससे हम इस चीज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो जितने स्टूडेंट है जिन्होंने सुसाइड किया था, क्या वो पढ़ाई के अंदर कमज़ोर थे? वेल, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सिस्टम कमज़ोर था। बच्चे तो एकदम ब्रिलियंट थे, पर हमारे सिस्टम की कमजोरी, उसकी नाकामी की वजह से या हमारे सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो इसको फिक्स कैसे किया जाए? NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कागजों से उठा के बाहर लाना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, उसको लागू करना चाहिए
किसी भी स्टूडेंट के लिए मात्र 2 करियर ऑप्शन नहीं होने चाहिए, बल्कि 200 करियर ऑप्शन होने चाहिए कि अगर वो किसी में फेल होता है तो चलो छोड़ो यार, अगला कर लेंगे, अगले में ट्राई करते हैं। और सेकंड है मेडेंट्री मेंटल हेल्थ सपोर्ट, यानी हर उस स्टूडेंट को स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हर स्कूल या हर कॉलेजेस के अंदर एक टीचर 20 स्टूडेंट के रेशो के हिसाब से होना चाहिए और एक काउंसलर वो 500 स्टूडेंट्स के हिसाब से एक रेशो के अंदर हर स्कूल या हर कॉलेजेस के अंदर होने चाहिए। हर चीज़ की जवाबदेही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि वो एक स्कॉलरशिप हो, चाहे वो बुली हो, चाहे वो एक कास्ट डिटर्मिनेशन हो, हर चीज़ की आपको जवाबदेही होनी चाहिए। किनको? जो कॉलेज मैनेजमेंट है या जो स्कूल मैनेजमेंट है उनको। हमारे इस सिस्टम के अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें हम लापरवाही ना कर पाएँ। और सीधी सी बात है कि बच्चे को किसी भी एक फील्ड के अंदर नहीं लाना चाहिए, बल्कि उसको पूछना चाहिए कि उसको कौन सी चीज़ पसंद है और उस हिसाब से उसके स्किल्स या जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और एट दी एंड उसका एक प्लान बी भी होना चाहिए। अगर वो अपने करियर में, यानी मान लीजिए उसका कोई सपना है डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, पर उसके अंदर वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसका एक प्लान बी भी होना चाहिए जिसमें वो आगे चल के अच्छा काम कर पाए। तो ये सारे कई रीजंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आयो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।